नमस्कार, मैं हमेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज और नंबर पर। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोटोजोन डिजीज़ मलेरिया के बारे में। वैसे तो प्रोटोजोआ से होने वाले काफ़ी सारे डिजीज़ हैं, लेकिन ये एक ऐसा डिजीज़ रहेगा जिसका विस्तृत अध्ययन हम कर रहे हैं आपके सिलेबस में, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस में और CBSE के सिलेबस में ये आ, स्थान दिया गया है। इसको मलेरिया के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। वैसे सभी जानते हैं कि मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोअन डिजीज़ होता है जो कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज होता है, उसके काटने से शरीर में प्लाज्मोडियम के संक्रमण के कारण होता है। मतलब जब मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तो उसके शरीर में उपस्थित एक प्रमुख परजीवी प्लाज्मोडियम किसी मनुष्य या जीव जंतु के शरीर में पहुंच जाता है। इस रोग को सबसे पहले देखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है रोनाल्ड रॉस ने इस मैटर में पहले बताया था। सर रोनाल्ड रॉस, अगर आप लोगों ने पहले इंग्लिश पढ़े होंगे तो पहले इंग्लिश के कोर्स में था, ठीक है। ये रोनाल्ड रॉस के बारे में जीवन वृत्तांत उसमें लिखा था। तो रोनाल्ड रॉस ने पहले डिस्कवर किया था इसको। मलेरिया संसार के हर इस समय पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी है, लेकिन इसका सबसे अधिक अगर प्रकोप की बात करें तो भूमध्य और गर्म प्रदेशों में होता है। जहाँ पर भूमध्य रेखी देश पड़ते हैं या महाद्वीप पड़ते हैं और वहाँ पर जो गर्म प्रदेश पड़ेंगे उन पर ज़्यादा इसका प्रकोप देखने को मिलता है। भारत में ये जो डिसीज होता है ये अगस्त से अक्टूबर तक ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगस्त से अक्टूबर तक आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, अधिक रहेगी। आजकल इस बीमारी का निर्मूलन तो हो चुका है, लेकिन आज से अगर 20 से 25 वर्ष पूर्व अगर बात करें तो इस रोग से बहुत सारे लोग मरते थे। मतलब ये एक प्रकार का संक्रामक रोग तो है ही। सबसे बड़ी बात ये थी इसके लिए कि ये महामारी के रूप में फैल चुका था, ठीक है। अब बात करते हैं मलेरिया जो होता है वो कौन से पैथोजेंस के कारण होता है, कैसे होता है। तो पैथोजेंस या जीवाणु के बारे में जब हम लोग बात करते हैं या रोगाणु के बारे में बात करते हैं, चूँकि ये प्रोटोजोन डिजीज़ है तो मैं कहूँगा कि रोगाणु के बारे में बात करें तो मलेरिया बुखार मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अर्थात बुखार की प्रकृति के आधार पर, है ना, बुखार की प्रकृति के आधार पर मलेरिया 4 प्रकार के होते हैं। मतलब मलेरिया को जो डिजीज़ है 4 टाइप से होता है, जिसमें 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम प्रमुख काम करता है। 4 प्रकार की जो प्लाज्मोडियम की प्रजाति है उसमें काम करता है। तो देखते हैं सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये एक परजीवी है, एक पैरासाइट है, प्रोटोजोअन डिजीज़ है, प्रोटोजोअन एनिमल है, जिसके कारण एनिमल्स में बिनाइन या टर्सियन मलेरिया का रोग होता है, का संक्रमण होता है। जो बुखार होता है, फीवर होता है, प्रत्येक 2 दिन बाद अर्थात 48 घंटे के बाद आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये दूसरी प्रजाति हो गई, सॉरी दूसरी जाति हो गई उस प्लाज्मोडियम की। ये जो फैल्सीपेरम है इसके संक्रमण से होने वाले रोग का नाम है मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया के रूप में जानते हैं इसको। मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया के रूप में जानते हैं। इसमें जो बुखार होता है प्रत्येक तीसरे दिन या 72 घंटे के दौरान अनियमित तरीके से आते रहती है, ठीक है। ये काफ़ी घातक प्रकार का, अत्यधिक घातक प्रकार का ये मलेरियल डिजीज़ होता है अगर ये प्लाज्मोडियम आपके शरीर में पहुंच गया तो। नेक्स्ट थर्ड आता है प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम जो मलेरी होता है इसके कारण क्वार्टन मलेरिया होता है, चतुर्थक मलेरिया बोलते हैं इसको, क्वार्टन मलेरिया। इसमें जो बुखार होता है, रोगी को जो फीवर आएगा वो प्रत्येक तीसरे दिन अर्थात 72 घंटे के बाद आपको देखने को मिलेगा। प्लाज्मोडियम ओवेली जो होता है ये 4th नंबर में आता है, प्लाज्मोडियम ओवेली, जो जिसके कारण माइल्ड टर्शियन मलेरिया रोग होता है। इसमें जो फीवर क्यूर होता है वो प्रत्येक 48 घंटे के बाद में आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम मिल गया और 4 टाइप्स ऑफ फीवर मिल गया, ठीक है। कितने कितने घंटे बाद ज़्यादा प्रभावी होता है ये लगभग बता दिया गया है आपको, आप समझ गए होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं यहाँ पर कंप्लीट लाइफ साइकिल का वर्णन कर रहा हूँ इस वीडियो में। मलेरिया प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का भी वर्णन करूंगा मैं, तो काफ़ी गौर से और ध्यान से देखिएगा कि लाइफ साइकिल इसमें कैसे बनेगा और क्या होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आता है कैरियर और होस्ट। कैरियर और होस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है, इसके 2 होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो इसमें जो प्राइमरी होगा, प्राइमरी होस्ट पोषक बोलते हैं जिसको, ये होगा मॉस्किटो
मॉस्किटोज मच्छर के अंदर प्राइमरी होस्ट के रूप में रहेंगे, और मच्छर से जब किसी व्यक्ति या किसी जंतु में फैलेगा ये, तो ये कहलाएगा, बन जाएगा सेकेंडरी होस्ट। मतलब ह्यूमन, अगर मनुष्य की श्रेणी में देखें, हम मनुष्य के तारतम्य में देखें, तो ह्यूमन बींग्स में ये द्वितीय होस्ट के समान काम करता है। अगर कैरियर वाहक की बात करें तो कैरियर वाहक इसमें वही मादा एनाफिलिस मच्छर होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है इसका कैरियर या वाहक। लेकिन होस्ट के बारे में बात करें तो होस्ट पहला मॉस्किटो होता है और सेकेंडरी में ह्यूमन बींग्स होता है। ये याद रखेंगे। ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले लिवर सेल, उसके बाद में आरबीसीएस, ऐसा इसका होस्ट होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल के दौरान समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फैलता है। नेक्स्ट आता है इसमें सिम्टम्स के बारे में बात करें, जिसको मलेरिया होता है वो दिखता कैसे है ना, मतलब उसमें क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देता है। तो देखिए, सबसे पहले उनको कोल्डनेस का एहसास होता है, कोल्डनेस मतलब ठंडी का एहसास होगा। उसके बाद में फीवर आएगा, फीवर के बाद में उसमें स्वेट का स्रावन होगा, पसीने का स्रावन होगा, स्वेट सिक्रेट होता है। ठीक है, ये इसका प्रमुख लक्षण होता है। अगर बुखार की बात करें, फीवर की बात करें, तो वहाँ पर 103 डिग्री से 104 फ़ारेनहाइट तक बुखार इसमें देखने को मिल सकता है। मतलब काफ़ी तेज फीवर आपको देखने को मिले, पहले ठंडी लगेगी, फिर उसमें बुखार होगा और बाद में पसीने आएंगे, पसीने के साथ ज्वर उतरता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिलता है कि ये बुखार जो होता है लगभग हर 48 घंटे में रिपीट होती है, एवरी 48 आवर्स ये रिपीट होते रहती है, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, रोकथाम नहीं किया गया तो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है इसमें जो बुखार होगा, फीवर होगा, उस वो वाइब्रेशन तरीके से होगा, वाइब्रेशन मोड जिसको हम लोग बोलते हैं। वाइब्रेशन बुखार होगा, मतलब कंपन वाला बुखार होगा, कंपन वाला बुखार होगा। इसमें जो मसल्स होंगी, मसल्स, जो हेडेक होगा, हेड होगा, सब में पेन होगा। ठीक है, ऐंठन वाला पेन होगा, कॉइलेट पेन होगा, ये याद रखेंगे। ऐसा पूरे शरीर में ऐंठन महसूस होगा, अकड़न महसूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें जो लीवर होता है, लीवर एंड स्प्लीन, मतलब जो प्लीहा होता है, इसका साइज इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें लगातार ये अगर होता है, क्योंकि ज़्यादा प्रभावित पहले लीवर्स को, उसके बाद में ये किसको करता है, आरबीसीएस को करता है। फलस्वरूप आरबीसीएस की संख्या इसमें कम होती है और फलस्वरूप व्यक्ति में खून की कमी हो सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं एनीमिया। एनीमिया आपको देखने को मिल सकती है, खून की कमी को हो सकती है। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम के बारे में। रोकथाम के बारे में अगर बात करें तो इसको रोकने के लिए कई प्रकार की सरकारी नीति बनाई जा चुकी है, राष्ट्रीय समस्या है इसलिए। ठीक है, सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन विभाग स्थापित कर लिया गया है। कुछ विधि ऐसा है इनके जहाँ पर कहना चाहिए कि ये ग्रो करता है, उन जगहों को ये ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब सोर्स ऑफ वाटर, स्पेशली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सीवेज वाटर। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर, सीवेज वाटर, या जो कैनल वगैरह में जो रुकी हुई वाटर है, कैनल वाटर है, ठीक है, वो वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार के डग है, वहाँ पर गड्ढे हैं, तो डग वाटर है वहाँ पर, तो डग को हम क्या करते हैं, भर देते हैं, गड्ढे को पाट देते हैं, उस पर स्प्रे डीडीटी, मतलब डीडीटी का छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। वहाँ पर ऑयल और केरोसिन का छिड़काव करना चाहिए, ताकि उस जगह उत्पन्न होने वाले अंडे, लार्वा और प्यूपा नष्ट हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रिवेंशन की अगर बात करें तो जितने भी प्रकार के आपके घर के आसपास जो टीन होगा, टायर होगा, टूटे फूटे बर्तन होगा, ब्रेक, जितने भी प्रकार के आपके घर में पात्र होंगे, ठीक है, सब में
सबको रिमूव कर देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए, ताकि वहाँ पर जल का ठहराव किसी भी कीमत पर ना हो। ठीक है। और आप लोग जानते हैं मच्छरों के नियंत्रण के लिए गैम्बूजिया करके एक मछली आती है, गैम्बूजिया, इस मछली का पालन करना चाहिए। क्लेरियस बैक्टीकस जानते होंगे आप लोग, क्लेरियस बैक्टीकस, मोंगर बोलते हैं जिसको, ठीक है, मोंगर बोलते हैं। और गरई मछली भी इसमें प्रमुख कार्य करता है। इन मछलियों को पाला जा सकता है, फिशेस को पाला जा सकता है उन स्थानों पर जहाँ पर ये पानी का ठहराव होता है, ताकि मच्छर के जो लार्वा और प्यूपा बनेंगे, अंडे बनेंगे, वहाँ पर अंडे देंगे मच्छर, तो उसको क्या करेंगे, वो नष्ट कर सकते हैं, या नष्ट करने का एक प्रक्रम हो सकता है ये। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका उपचार क्या होता है। तो उपचार के लिए आपको सिंपली बताया जाता है कि इसके लिए जो क्यूनेन की बनी हुई जो गोली है, टैबलेट है, वो सर्व की जाती है या दी जाती है मरीज को। क्यूनेन की गोली दी जाती है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है, किसके बनाई जाती है, सिनकोना के बार्क या छाल से निर्मित की जाती है इस गोली को, इस दवाई को। समझ रहे हैं आप? ठीक है, क्लियर है। आगे अगर हम लोग बात करें, जो मलेरिया के साइजोंट होता है उसको नष्ट करने का काम करता है ये, गैमेटोसाइट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरी आविष्कृत दवा होती है पैलियोड्रीन। ठीक है, पैलियोड्रीन नामक एक औषधि दी जाती है, जो परजीवी को सभी अवस्था में नष्ट करने वाला होता है। प्लाज्मोक्विन एक अन्य दवा है, प्लाज्मोक्विन एक अन्य दवा है जिसका गैमेटोसाइट पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ऐसे कई प्रकार की औषधि इसके लिए विकसित कर ली गई है। इसके लिए एक और औषधि अभी काफ़ी प्रचलन में है, कोरोना वायरस का टाइम है तो इसमें आप लोगों ने देखे होंगे, क्लोरोक्वीन का नाम बहुत बार आया हुआ है, हाइड्रोक्लोरोक्वीन। तो यहाँ पर क्लोरोक्वीन का भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं या किया जा रहा है। ठीक है। मैपेक्रीन, ठीक है, ये सब ऐसी दवा है जो डॉक्टर की सलाह से ली जानी चाहिए। समझ में आया? जैसे क्लोरोक्वीन की दवा की बात करें तो मरीज को 600 मिलीग्राम की एक टिकिया एक दिन, और उसके बाद 15 मिलीग्राम की प्रतिदिन एक टिकिया 4 दिन तक दी जाती है। ऐसे करके आप मलेरिया से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल जानना बहुत ज़रूरी है, मलेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल। तो देखिए, लाइफ साइकिल के बारे में मैं थोड़ा सा आउटलाइन स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करके रखा था ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। लाइफ साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका जो लाइफ साइकिल होता है मलेरिया का, वो 2 भागों में बटा होता है इसका जीवन चक्र। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। इस रोग में जब मादा एनाफिलिस मच्छर मनुष्य को काटती है और मनुष्य यदि संक्रमित है मलेरिया रोग से, तो मनुष्य के रक्त के साथ, क्योंकि वो मॉस्किटो क्या करती है, रक्त को, ब्लड को शक करती है, तो वो रक्त कहाँ पहुँच जाती है, मलेरिया के मच्छर के पेट में चला जाता है, मॉस्किटो के पेट में या आंत में चला जाता है, और रोगाणु उसके पेट में चले जाते हैं। पैथोजेंस जो होते हैं और प्लाज्मोडियम के, वो कहाँ चले गए, मच्छर के पेट में चले गए। मच्छर को कोई हानि नहीं होगी, मॉस्किटो को कोई लॉस नहीं होता उसका, लेकिन उसके आमाशय में वो रोगाणु जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब स्टमक ऑफ मॉस्किटो। आप समझ गए होंगे, मतलब मच्छर के आंत में जाकर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके तेजी से बढ़ता है। ठीक है, कहाँ पर होगा, स्टमक ऑफ मॉस्किटोज में। ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, ये मच्छर क्या होगा, जब एक स्वस्थ किसी निरोगी मनुष्य को काटता है तो अपने सूंड उसकी त्वचा में प्रवेश करा देता है। तब क्या होता है, मच्छर के शरीर से निकली हुई कुछ रोगाणु मनुष्य के रक्त में चला जाता है, और मनुष्य के सबसे पहले लीवर में जाता है। ठीक है, उसके बाद में RBCS में जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स में जाता है। ठीक है, वहाँ पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और अपनी संख्या को ग्रो करता है, ग्रो इन नंबर्स। यहाँ पर भी यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है इस स्टमक में और अपनी संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, अलैंगिक, यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन के द्वारा मनुष्य के शरीर में तेजी से बढ़ता है। ठीक है, अब क्या होता है, लीवर में था पहले, लीवर से कहाँ पहुँच जाता है, RBCS में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये पुनः अपनी संख्या में वृद्धि करता है। हर 24 से 28 घंटे में RBCS पड़ता है, हर 24 to 28 आवर्स में जो RBCS होता है, ये क्या होता है, ब्रेक होता है।
टूटता है, फटता है, जिसके कारण रोगाणु फ्री होते हैं। मतलब जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ये वहाँ पर मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फ्री होकर पूरी बॉडी में फैलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसका जीवन चक्र, थोड़ा सा डायग्रामिक देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो एक हम स्टमक का स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा ड्रा करते हैं, ये इस प्रकार का। ये अगर स्टमक माने हम इसको, तो यहाँ पर आपने सुना अभी अभी कि इसमें क्या होता है, सुंड होता है, सुंड के द्वारा वो अंदर मनुष्य के शरीर को क्या करता है, भेदने का काम करता है। तो ये हो गया इसका एक कैविटी, ये दूसरी कैविटी इस प्रकार का। ठीक है, ये एक कैविटी होगी, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब क्या होता है, आपने कहा, आपने सुना अभी कि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके शरीर, इसकी बॉडी में होता है। तो वो कैसे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलेंगे स्पर्म सेल बोलेंगे, ये इस प्रकार का स्पर्म सेल, ऐसा ये हो गया कि स्पर्म सेल। ठीक है, और दूसरा सेल होता है एग सेल। कौन सा सेल, एग सेल। ये हो गया आपका स्पर्म, ये हो गया एग। अब मच्छर के स्टमक में कहाँ से आया, ये मान लो स्टमक है पूरा, ये मैं ऐसा नाम लिख देता हूँ स्टमक। तो मच्छर के स्टमक में कहाँ से आया, ब्लड सक करने के दौरान ये आता है इसके शरीर में। क्या सक करने के दौरान, ब्लड सक करने के दौरान ये इसके शरीर में प्रवेश करता है। तो समझ लीजिए ये ऐसा डंक है, मनुष्य के शरीर में चुभा हुआ है। ठीक है, ये इधर से ये ऐसा डंक। ठीक है, तो इसके द्वारा देखो कैसे फैलेगा। ये हो गया एग सेल, ये हो गया स्पर्म। दोनों को यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन के द्वारा यहाँ पर क्या बनाएगा, फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन करेगा। किसका निर्माण करेगा, फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन करेगा। ये फर्टिलाइज्ड एग थोड़ा सा विकसित हो जाएगा और यहाँ पर ऐसा ऊकाइनिट नामक एक संरचना बनाएगी। क्या बनाएगी, ऊकाइनिट नामक संरचना बनाएगी। ये हो गया ये ऐसा। ठीक है, ये हो गया, दोनों मिलकर यहाँ पर फ्यूजन करता है। फ्यूजन करने के दौरान ये फर्टिलाइज एग में कन्वर्ट होता है। फर्टिलाइज एग ऊकाइनिट नामक एक संरचना बनाती है, ऊकाइनिट नामक एक संरचना बनाती है। ये ऊकाइनिट थोड़ी देर बाद विकसित होकर क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। डेवलपमेंट के द्वारा इस प्रकार की सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब धीरे से ये कन्वर्ट होकर यंग oocyte का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, यंग oocyte का फॉर्मेशन करती है। ऐसा ये हो गया यंग oocyte का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये जो यंग oocyte है इसके अंदर जो आपको आरे की दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे संरचना दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग oocyte बोलते हैं, डेवलपिंग oocyte बोलते हैं। ठीक है, डेवलपिंग oocyte के द्वारा इसके आमाशय में, डेवलपिंग oocyte के द्वारा इसके आमाशय में स्पोरोजॉइड्स, मैच्योर oocyte विथ स्पोरोजॉइड्स मुक्त होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट इस सेशन में, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसमें कुछ स्पोरोजॉइड्स बनेंगे। ऐसे ये ऐसे स्पोरोजॉइड्स बनेंगे। ठीक है, ये स्पोरोजॉइड्स इस तरफ ऐसे आना शुरू हो जाएगा। कहाँ पर आएगा, ये लार तरफ आएगा, लार की सहायता से आएगा। और यहाँ पर क्या होता है, इसका सलाइवरी ग्लैंड होता है। इस हिस्से में इनका सलाइवरी ग्लैंड होता है। ऐसा सलाइवरी ग्लैंड यहाँ से ऐसा कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर क्या है, स्पोरोजॉइड्स है। यहाँ पर पूरे के पूरे मैच्योर स्पोरोजॉइड्स रहते हैं। ये सारे स्पोरोजॉइड्स आके यहाँ पर सलेवरी
ग्लैंड में आके मिल जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में आके मिल जाते हैं। और जब ये मॉस्किटोस डंग के द्वारा, स्टिंग के द्वारा जब किसी मनुष्य को काटता है, तो ये मैं बना दिया ह्यूमन बॉडी, समझ लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। जब मनुष्य को काटता है तो क्या होता है, ये स्पोरोजॉइट्स अंदर ऐसे प्रवेश कर जाता है, किसमें, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले की अवस्था अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, इससे पहले की अवस्था में क्या हुआ था, यहाँ पर संक्रमित है, तो संक्रमित होने के कारण यहाँ से अच्छा ये आरिफ में इधर बनाता हूँ, ये इधर से ऐसे आया और यहाँ पर उल्टा बना देता हूँ, ऐसा अलग कलर से, इस हिस्से से ऐसे जा रही है और इस हिस्से से आ रही है, ऐसा समझिए। मतलब अब जाने आने वाली क्या चीज़ है, जाने वाली चीज़ ये है कि जब संक्रमित व्यक्ति को मच्छर काटता है तो उसके लार के द्वारा क्या पहुंच जाता है, मतलब जब ब्लड सक करता है तो यहाँ से गैमेटोसाइट अंदर पहुंच जाता है। तो ये वाला जो है, ये अंदर पहुंचने वाला, मैं इसको इधर ऐसा खींच रहा हूँ, अंदर पहुंच गया ये गैमेटोसाइट, ठीक है। मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट दोनों अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। और जब मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो क्या होता है, उसके लार के द्वारा क्या पहुंचता है इसके शरीर में, स्पोरोजॉइट्स पहुंचता है। तो ये जो स्पोरोजॉइट्स है यहाँ पर मनुष्य के लीवर सेल को इन्फेक्टेड कर देती है। किसको इन्फेक्टेड कर देती है, लीवर सेल को। मतलब ये सीधे पहुंच जाता है किसमें, लीवर सेल में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे सेल कोस्ट रहेंगे, ठीक है। ये सेल कोस्ट के अंदर क्या होगा, फैल जाएगा, ये पूरा ऐसे फैल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये जो होता है टिश्यू सेल लीवर स्टेजेस होता है। लीवर में आता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अलैंगिक जनन करता है और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा अपनी संख्या को लगातार बढ़ाता है। संख्या को बढ़ाने के बाद ये प्रवेश करता है आरबीसीएस में। क्या प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है, आरबीसीएस में। मतलब ये हो गया आरबीसीएस और यहाँ पर रेड ब्लड कार्पल्स में जो पैरासाइट है वो इंटर करता है। ये जो पैरासाइट है ये इंटर करता है, मतलब पैरासाइट इंटर्स इनटू आरबीसीएस, ठीक है। आरबीसीएस में प्रवेश कर गया। जब ये आरबीसीएस में प्रवेश करता है तो आरबीसीएस में जैसे ही प्रवेश करता है फिर से ये क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। पहले वो आके स्थिर होता है, रिंग स्टेज में जाता ही है, ठीक है। ये वाली स्टेज जो अभी बन रहा है ये होता है रिंग स्टेज, रिंग स्टेज बनता है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा बाद की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अपनी स्ट्रक्चर को बनाता है या बढ़ाता है, ठीक है, पूरी तरह से विकसित हो जाता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं लेटर स्टेज बोलते हैं, लेटर स्टेज बोलते हैं। अब जाकर क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन इन साइजोसिस्ट होता है। यहाँ पर होगा न्यूक्लियर डिवीजन इन साइजोन्ट, न्यूक्लियर डिवीजन इन साइजोन्ट, न्यूक्लियर डिवीजन इन साइजोन्ट होता है, ठीक है। तो ये लगातार क्या करता है, अपनी संख्या को न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा बढ़ाता है, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा बढ़ाता है। समझ में आ गया, न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा बढ़ाता है। आरबीसीएस के अंदर ही अपनी संख्या को ग्रो कर लेता है। आरबीसीएस के अंदर क्या कर लेता है, अपनी संख्या को ऐसा ग्रो कर लेता है, ऐसा इस प्रकार के ऐसा सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये अवस्था कहलाती है मीरोजॉइड स्टेज, मीरोजॉइड स्टेज कहलाती है, ठीक है। जब पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो जो आरबीसीएस रहता है वो यहाँ पर फटता है, आरबीसीएस फटता है, ब्रेक होता है और यहाँ से बहुत सारे मात्रा में क्या बोलते हैं इसको, ये इस प्रकार ऐसे बहुत सारे मात्रा में मेल गैमेटोफाइट एंड देन फीमेल गैमेटोफाइट फ्री होते हैं। समझ में आ गया, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट फ्री होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पर ऐसे घूम के आ जाता है। लेकिन इसी स्ट्रक्चर के पास में मैंने कहा कि आरबीसीएस क्या होता है, ब्रेक होता है, टूटता है। ये आरबीसीएस था, ये टूट गया। टूटने से क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार के जो रिलीज ऑफ मीरोजॉइड्स, इसको बोलेंगे हम लोग रिलीज ऑफ मीरोजॉइड्स बोलेंगे, रिलीज ऑफ मीरोजॉइड्स बोलेंगे। ये मीरोजॉइड्स क्या बनाता है, यहाँ पर एक बनाता है मेल गैमेटोफाइट, दूसरा बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट,
ये हो गया आपका एक स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोसाइट। और ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है जिसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोसाइट बोलते हैं। ये दोनों गैमेटोसाइट जब मच्छर क्या करता है, स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो खून के साथ में उसके शरीर में चला जाता है और प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। ठीक है, इस प्रकार आपको समझ में आया होगा। जो स्पोरोगोनी स्टेज होता है, स्पोरोगोनी जो स्टेज होता है ये मॉस्किटो में होता है। ठीक है, और जो गैमेटोजेनेसिस होता है, जेनेसिस जो होता है, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया ये मॉस्किटो के ही स्टमक में होता है। ठीक है, ये दोनों इसमें हो गया। और आखिरी अवस्था जो साइजोगोनी स्टेज होता है, साइजोंड जो बनता है, यहाँ पर बताया था ना साइजोंड का निर्माण, साइजोगोनी जो स्टेज होता है ये मनुष्य के शरीर में आरबीसीएस के अंदर होता है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियन पैरासाइट। इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, इसमें जो मलेरिया के जो रोगाणु होते हैं जब अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते रहता है तो उस दौरान क्या करता है, ये शरीर में हीमोग्लोबिन का अपघटन करता है, कैटालिस्ट करता है। ठीक है, कैटालिस्ट करता है और हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है हीमोजोइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हीमोजोइन होता है जिसके लगातार संख्या में बढ़ने के कारण लक्षण उत्पन्न होता है फीवर का। अब यही बताता है कि ये मलेरिया का लक्षण है, हीमोजोइन, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट प्रोटोजोन डिसीज मलेरिया के बारे में। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेता है किसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।